हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। कल हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े और उदाहरण हल किए, तो आज हम प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ समुच्चयों के बारे में और जान लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तुल्य समुच्चय के बारे में। तुल्य समुच्चय क्या होता है कि अगर कोई दो समुच्चय हैं और दोनों ही समुच्चय कैसे होने चाहिए, परिमित समुच्चय, मतलब कि जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या अगर अवयवों की संख्या निश्चित हो तो वो क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय। और दो परिमित समुच्चयों में जब अवयवों की संख्या बराबर होगी तब वो तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। कैसे? माना ए है और समुच्चय बी है। समुच्चय ए में है 1 2 3 और 4, ये कितने अवयव हैं? कुल 4 अवयव हैं। और समुच्चय बी में है ए बी सी और डी, इसमें भी कुल 4 अवयव हैं। तो इनमें क्या है, अवयवों की क्या है, निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो समुच्चय ए और बी में अगर अवयवों की संख्या निश्चित है तो ये क्या कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। और दोनों साथ ही क्या हैं, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कैसे हैं कि उनमें अवयवों की क्या है, निश्चित संख्या है। अगला है रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। क्योंकि रिक्त समुच्चय हमने क्या कल पढ़ लिया था कि क्या होता है, जिसमें अवयवों की एक भी संख्या नहीं होती, मतलब कि शून्य अवयव उपस्थित होता है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और एकल समुच्चय में क्या होगा कि किसी समुच्चय, अगर कोई समुच्चय है उसमें अवयवों की केवल कितनी संख्या है, केवल एक ही संख्या है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एकल समुच्चय कहलाते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित समुच्चय, ये जो हमारे पास समुच्चय दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से अरिक्त समुच्चय। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अगर हम कोई समुच्चय मान लेते हैं ए और 2 से भाज्य, मतलब कि जिनमें 2 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, वो विषम और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमें बनाना है। तो अगर देखा जाए तो 2 किसी भी विषम प्राकृत संख्या को पूर्ण रूप से भाज्य नहीं कर पाता। कैसे? कि अगर हम 3 मान लेते हैं तो क्या है, अगर 2 का भाग इसमें दें तो 2 एकम 2 और शेष सदैव बचता ही बचता है। तो 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या नहीं होती, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो हम कह देंगे कि समुच्चय ए बराबर 5। तो ये इस कारण ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दूसरा पार्ट है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हमें पता है कि केवल एक ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, वो भी कौन सी है, 2। और क्योंकि समुच्चय बी में हमारे पास अब एक समुच्चय बच गया है, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता। तो ये क्या है, एकल समुच्चय है। अगला है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x कहाँ बिलोंग करता है, प्राकृत संख्याओं में। और दिया है कि x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा। तो हमने पहले भी ऐसा उदाहरण सॉल्व किया है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी कि समुच्चय c बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। अगला है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अगर देखा जाए तो 2 समांतर रेखाएं माना a और b, तो इनके बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कोई भी समांतर रेखाएं हों उनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए ये समुच्चय भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित समुच्चय, ये जो हमें समुच्चय दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से परिमित हैं और कौन कौन से अपरिमित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है वर्ष के महीनों का समुच्चय। यानी कि अगर पूरे वर्ष भर हम
समुच्चय y मान लें तो सभी महीनों का समुच्चय यानी कि जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के जितने भी महीने यानी कि 12 महीनों का हमारे पास समुच्चय प्राप्त हो जाता है। इनमें क्योंकि अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, क्योंकि 12 महीने हैं तो इसलिए 12 ही अवयव होंगे जो कि एक निश्चित संख्या है जिनको कि हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। दूसरा है 1, 2, 3 और सो ऑन, यानी कि ये संख्याएं कहाँ तक है, अनंत तक, और कहाँ से शुरू हैं, 1 से। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए ये क्या है, ये जो समुच्चय है इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, क्योंकि अभी हम इसमें क्या अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते कि कितने अवयव हैं। तीसरा है 1, 2, 3 और फिर 99, 100 तक, यानी कि ये भी प्राकृत संख्याएं लेकिन केवल कहाँ तक है, 100 तक, और इसमें हम अवयवों की संख्या की गणना कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक यानी कि 100, 101, 102 और कहाँ तक, अनंत तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी अवयवों की क्या है, एक अनिश्चित संख्या है, इसमें भी हम अवयवों की कुल संख्या की गणना नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक हैं उनकी हम गणना कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 99 से जितने भी छोटे अभाज्य पूर्णांक होंगे उनकी हम गणना आसानी से कर सकते हैं और किसी समुच्चय में संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। इसमें भी वही बताना है कि कौन कौन परिमित हैं और कौन कौन अपरिमित हैं। पहला दिया है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखें तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो x अक्ष के समांतर यानी कि इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनका अगर हम समुच्चय बनाएं तो अनंत अवयव हमें प्राप्त होंगे, मतलब कि उस समुच्चय के अंदर हमें अनंत समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो ये यहाँ पर भी हम उन समांतर रेखाओं की गणना नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, जो दूसरा पार्ट है वो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो अक्षर हैं वो कितने हैं, ABC से लेकर XYZ यानी कि 26 हैं। कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 26, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास परिमित समुच्चय हो जाएगा। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के तो बहुत सारे गुणज होंगे, अगर हम 5 के गुणजों की बात करें तो पहला तो 5 ही हो गया, 10, फिर हो गया 15, फिर 20, फिर 25 और ऐसे ऐसे करके अनंत तक। तो यहाँ पर भी हम समुच्चयों के जो अवयव हैं उनकी गणना नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो इस पृथ्वी में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, हम उनकी भी गिनती कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु ये है, इससे बहुत सारे अनेकों प्रकार के वृत्त गुजर सकते हैं, यानी कि अगर हम मूल बिंदु को केंद्र मानते हैं तो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के हमें अनंत वृत्त देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है या नहीं। तो इनमें हमें बताना है कि a b समान समुच्चय हैं या नहीं। तो समान समुच्चय की क्या परिभाषा थी कि वहाँ पर अवयवों की संख्या भले ही कम या ज़्यादा हो, लेकिन वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, मतलब कि a के अवयव b में होने चाहिए और b के अवयव a में होने चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसमें ऐसा है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, a यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, c
सी, डी और डी। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि ए क्या है, बी के बराबर है, यानी कि ए के अवयव भी बी में है और बी के अवयव भी ए में है। अगला है ए बराबर दिया है 4, 8, 12, 16 और बी है 8, 4, 16 और 18। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 और 8 तो इसमें है, 16 भी और 16 भी इसमें है, लेकिन ए का जो एक अवयव है 12 वो ना तो बी में है और बी का एक अवयव 18 वो ए में नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए और बी असमान समुच्चय कहलाएंगे। तीसरा है कि 2, 4, 6, 8 और 10 और दिया है समुच्चय बी का हमें निर्माण रूप दिया है कि x सच दैट, जहाँ x क्या है, सम धन पूर्णांक है, जो कि x के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। तो देखा जाए तो सम धन पूर्णांक क्या है, सम भी होने चाहिए और धन पूर्णांक भी, तो वो यही होंगे 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, a बराबर b, यानी कि ये भी a और b भी क्या होंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। चौथा पार्ट है a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। तो 10 के गुणज क्या क्या होंगे, 10, 20, 30, 40 और ऐसे ही अनंत तक। और यहाँ पर क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पर हमें 5 के गुणज दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, असमान समुच्चय। यहाँ पर न तो a के अवयव b में है और न ही b के अवयव a में है। अगला सवाल है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण सहित बताइए। तो पहला दिया है हमारे पास a बराबर 2,3 और दूसरा है समीकरण x स्क्वायर 5x + 6 का एक हल है। अगर इस द्विघात समीकरण का हल निकाले तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, x + 3 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक -3 और एक -2। तो यहाँ पर देखा जाए तो समुच्चय a क्या है, +2 है और +3 है, जबकि b में क्या है, -2 है और -3 है। इसलिए a और b क्या होंगे, असमान समुच्चय, क्योंकि a का अवयव b में नहीं है और b के अवयव a में नहीं है। दूसरा है समुच्चय a x सच दैट x फॉलो का अक्षर है और समुच्चय b दिया है y सच दैट, जहाँ y शब्द वोल्फ का अक्षर है। तो अगर हम इसका रोस्टर रूप बनाएं तो समुच्चय a क्या बनेगा, f o l और यहाँ पर L और O दो बार है, इसलिए हम इसको दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और B का रोस्टर रूप बनाएं तो W O L और F। तो अगर देखा जाए तो समुच्चय A के सभी अवयव B में हैं और समुच्चय B के सभी अवयव A में हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, समुच्चय A बराबर समुच्चय B, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। प्रश्नावली 1.2 का आखिरी सवाल है कि नीचे दिए हुए ये जितने भी समुच्चय हैं इनमें से हमें समान समुच्चयों का चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं समुच्चय A, B, C जितने S तक हमें दिए हैं उनके हम सभी अवयवों को देखेंगे। तो A में क्या है, 2, 4, 8 और 12। समुच्चय C में क्या है, 4, 8, 12 और 14। समुच्चय A और C की बात की जाए तो इसके 3 अवयव तो हैं A में, लेकिन एक अवयव यानी कि 14 वो A में नहीं है, इसलिए A और C बराबर नहीं हो सकते। सेम वैसे ही B में भी A और B बराबर नहीं हो सकते, D और A भी बराबर नहीं हो सकते। तो A का अगर देखा जाए तो किसी भी समुच्चय के साथ समान समुच्चय का युग्म नहीं बनाता है। तो अगर हम देखें तो समुच्चय B 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 वाला कोई अवयव उपस्थित नहीं है। अगर हम समुच्चय D और B को ध्यान से देखें तो यहाँ पर समुच्चय B के सभी अवयव D में हैं और D के सभी अवयव B में हैं। कैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 है, इसलिए पहला युग्म तो हमें क्या प्राप्त हो गया, समुच्चय B है किसके बराबर, समुच्चय D के बराबर। C का भी किसी के साथ समान युग्म नहीं बनाता। समुच्चय E की बात करते हैं। समुच्चय E की बात में क्या है, समुच्चय E में है -1 और 1, और समुच्चय G में क्या है, 1 और -1। तो समुच्चय E के सभी अवयव G में हैं और G के सभी अवयव E में हैं, इसलिए E और G भी समान समुच्चय कहलाएंगे। तो देखा जाए तो इनमें केवल यही 2 युग्म थे जो समान समुच्चय बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो समुच्चय के प्रकार हैं यानी उप समुच्चय, घात समुच्चय और प्रश्नावली 1.3 उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।